नमस्कार मित्रों, आज हम हमारा पद्य सत्र कश्मीर के बारे में देखेंगे। कश्मीर के अंदर हमें उसके प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में वीरेंद्र मिश्र जी ने परिचय करवाया है। तो अब हम पहले देखते हैं कि वीरेंद्र मिश्र जी जो हैं वह कौन थे, उन्होंने कौन सी कृतियां लिखी थी। वीरेंद्र मिश्र जी के बारे में बात करते हुए सबसे पहले वीरेंद्र मिश्र जी ने रचित यह प्रस्तुत काव्य कश्मीर जो है उसमें उसके संस्कृति एवं सौंदर्य का हमें परिचय दिया हुआ है। मिश्र जी के जन्म के बारे में बात करें तो उनका जन्म जो है वह मैरन मध्य प्रदेश राज्य के अंदर हुआ था। और इसके अलावा वीरेंद्र मिश्र जी जो हैं वह आकाशवाणी में एक मानद प्रोड्यूसर भी रह चुके थे। इसके अलावा उन्होंने फिल्मों के भी गीत लिखे हुए हैं। अगर उनके मुख्य काव्य संग्रह की बात करें तो उनके काव्य संग्रह में गीतम, अविराम, अचल, मधुवंती, लेखनी बेला, झुलसा है छाया नट धूप में, काले मेघा पानी दे, शांति गंधर्व, यह सारे इनके मुख्य काव्य संग्रह है। वीरेंद्र जी जो है वह एक कवि थे तो उन्होंने काव्य संग्रह ही लिखे हुए हैं और इन्हें देव पुरस्कार एवं निरला पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। अब हम देखते हैं कि प्रस्तुत काव्य में हमें क्या समझाया गया है। काव्य की शुरुआत करें तो जहां बर्फ की राजकुमारी खोई है स्वर लहरी में, चलो चले फूलों की घाटी में, नावों की नगरी में। क्या कहते हैं कश्मीर के बारे में? जहाँ पे बर्फ की राजकुमारी है, बर्फ की राजकुमारी ऐसे कश्मीर को यहाँ बर्फ की राजकुमारी कहा गया है। यह राजकुमारी है वह तो अपने स्वर लहरी में खोई हुई है, अपने ही गानों में खोई हुई है। तो चलो हम भी वहाँ चले फूलों की घाटी में, जहाँ चारों ओर फूलों के खीण, फूलों का सौंदर्य छाया हुआ है। ऐसे फूलों की घाटी में हम चलते हैं, ऐसे नावों की नगरी में हम चलते हैं। नावों की नगरी कहा गया है मित्रों। अगर आपने दल लेक के बारे में सुना होगा तो वह जो है जिसे हम नौका घर कहते हैं, नावों की यह नगरी है जहाँ लंबी छोटी बड़ी ऐसे नावें हैं हमें देखने को मिलती है, इसलिए इसे नावों की नगरी कहा गया है। फूलों की घाटी कहा गया है जहाँ चारों ओर फूलों का सौंदर्य ही हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार यह पहली पंक्ति में हमें कश्मीर की फूलों की घाटी और नावों के घर के बारे में बताया गया है। अब देखते हैं दूसरी पंक्ति में क्या कहना चाहते हैं कवि। यहाँ बात की है हवा की, पवन की, समीर की, वायु की। सन 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 सनन सनन, गाता फिरता गीत पवन। जो पवन है वह गीत गाता है। कौन सा गीत गाता है? सन 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 सनन सनन, यानी कि यहाँ हवा की लहरों की बात है। जब हवा जो है वह लहर करती है तो उसकी आवाज़ जो है कुछ इस प्रकार है, यानी कि कहते हैं कि यह पवन है वह भी गीत गाता है कश्मीर में। उनकी हवा है, उनकी लहरें ऐसी उठती है। जहाँ पे पंछी सैलानी खिलता शाली मार चमन। पंछी सैलानी, सैलानी का मतलब क्या होता है मित्रों? यात्रीगण जो यहाँ घूमने के लिए गए हैं उन्हें सैलानी कहा गया है। यह सैलानी जब कश्मीर के बगीचे में घूमते हैं तो ऐसा लगता है मानो कि पंछी घूम रहे हो, यानी कि इतने सारे लोग जो है वहाँ इकट्ठा हुए होते हैं। पूरा चमन बगीचा जो है वह खिल उठता है इन सैलानियों से और ऐसा लगता है जैसे पंछी यहाँ बिछे पड़े हुए हैं। उसके बाद क्या कहते हैं कि भ्रमर बजाते शहनाई, यानी कि भ्रमर जिसे हम गुजराती में कहते हैं भमरा, वो भ्रमर जो है उसकी आवाज है उसे शहनाई कहा गया है कि जब भ्रमर गूंजता है तो ऐसा लगता है मानो कि वहाँ शहनाइयाँ बज रही हो। किरणों की मालिन आई जिल किनारे वह डलिया भर, धूप बिखेरे बजरी में। उसके बाद क्या कहते हैं कि किनारों पे जो किरणें पड़ती है, यानी कि किरण यानी क्या होता है? सूर्य प्रकाश। सूर्य प्रकाश का जो किरण है वह इस प्रकार पड़ता है मान लो कि जाने कोई मालिन माने कि मित्रों जिसे हम गुजराती में मालन कहते हैं, वह मालन जो है वह मान लो कि अपनी हाथ में डलिया पकड़े हुए झील के किनारे, कोई प्रवाह जो है बहता हुआ जा रहा है उस झरने के किनारे, उस झील के किनारे कोई मालिन जो है वह अपने हाथ में डलिया पकड़कर धूप भर कर बिखेर रही हो बजरी में। बजरी का मतलब होता है मित्रों कंकड़, यानी कि वह जो कंकड़ पड़े हुए हैं उस पर सीधा सूर्य प्रकाश आता है। जो झील है, झील पे कंकड़ होते हैं, पत्थर होते हैं, आपने झील देखा होगा। तो झील के उस पत्थर पर सूर्य का जो किरण आता है उसे उपमा दी गई है मालन की डलिया के साथ
कि मालन जो है वह डलिया, डलिया यानी कि हाथ में, जिसे गुजरात में सुपड़ा कहते हैं हम, डाली, उसमें उसने सूर्य प्रकाश की किरण भरे हो और मान लो कि उस कंकड़ पे वह बिखेर रही हो, छान रही हो, ऐसा लगता है। यानी कि यहाँ पे झील के किनारे पड़े हुए पत्थर पे जो सूर्य प्रकाश की किरण आती है और तब जो दृश्य दिखता है, उस दृश्य का वर्णन प्रस्तुत पंक्ति में वीरेंद्र मिश्र जी ने किया हुआ है। इसके बाद की पंक्ति मित्रों हम अब देखेंगे, जिसमें कहा गया है कि जंगल जंगल होड़ लगी है तितली और टिटहरी में। यहाँ मतलब तितली तो आपको पता होगा, जिसे गुजराती में हम कहते हैं पतंगिया, ठीक है, तितली बटरफ्लाई, और टिटहरी यानी कि गुजराती में जिसे हम कहते हैं टिटोड़ी, वो भी एक पक्षी होता है। इन दोनों के बीच में मान लो कि कोई होड़ लगी है। जंगल में जितने भी कुदरती तत्व हैं, इनके बीच में होड़, होड़ यानी जिसे हम गुजराती में कहते हैं हरीफाई, स्पर्धा, ठीक है, प्रतियोगिता, कोई होड़ लगी हुई है। कभी हवा आ जाती है, नई गजल गा जाती है। तितली और टिटहरी के बीच में तो लगी है, इसके अलावा वहाँ पे जो हवा फैली हुई है, वह हवा भी अचानक से आती है और कोई नया गजल गीत सुना के जाती है, यानी कि हवा के लहरें बदलते बदलते गीत गाती है। और तब मखमली गलीचों पर कुछ मस्ती सी छा जाती है। मखमले बगीचे, यहाँ पे मखमल जिसे कहा गया है मित्रों, वह घास को, कि पूरा जो मैदान है वह घास से भरा हुआ है, दुर्वा से भरा हुआ है, और मान लो कि ऐसा लगता है कि हरा गलीचा वहाँ पे किसी ने बिछा दिया हो, और वहाँ पे मान लो कि मस्ती छा जाती है इन मौसम की। वहाँ का मौसम जो वो कैसा रहता है, कभी बदलता है, क्योंकि मित्रों कश्मीर की बात करें तो अचानक से ठंडी आ जाती, अचानक से बर्फ के गोले पड़ते हैं, बारिश होने लगती है, यानी कि वहाँ के मौसम का कोई निश्चित नहीं रहता है। मौसम जो वो कैसा रहता है, बदलता रहता है। इसलिए यहाँ पे मिश्र जी कहते हैं कि मौसम कभी बदलता है, सपना कभी मचलता है। हमने जो सपने में सोचा हो कि हाँ आज मौसम ऐसा होगा, आज मौसम में ऐसी सुंदरता होगी, आज इतना रमणीय दृश्य होगा, लेकिन नहीं, हमारा वह सपना भी मचल जाता है। आपने अगर सोचा हो कि हाँ फूलों की बस्ती है, बर्फ है, लेकिन कब वह बर्फ जो है वह आपके लिए विनाशक भी साबित हो सकते हैं। तो प्रकृति है, उसके वर्णन का तो कोई मोल ही नहीं है, कब वह बदल जाए हमें भी पता नहीं चलता। इसलिए कहते हैं कि मौसम के साथ सपने भी मचलते हैं। चरवाहे की वंशी छिड़ती नील गगन की छतरी में। चरवाहे की वंशी, वंशी का मतलब होता है मित्रों बांसुरी। चरवाहे जो हैं यहाँ पे बांसुरी बजाते बजाते अपना काम करते हैं, और मान लो कि नील गगन की छतरी में, पूरा गगन जो है वह छतरी समान है, और उसके नीचे यह चरवाहे, यह तितलियाँ, यह टिटरिया, यह हवा सब बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार जो है प्रस्तुत पंक्ति में हमें पत्थर, उस पर पड़ती प्रकाश, जंगल में लगी होड़, हवाओं का बदलना, मौसम का बदलना, सपनों का मचल जाना, इस सब का वर्णन किया गया हुआ है। अब देखते हैं इसके बाद की पंक्ति में हमें क्या कहा गया है। पल छीन किसी बहाने से गुजरे हुए जमाने से। पल छीन यानी कि पल भर, पल क्षण में जहाँ बस्ती हो जाती है तो कभी बिछड़ जाती है, यानी कि कभी वह जो प्रदेश है वीरान हो जाता है तो कभी वहाँ बस्ती आ जाती है। कहीं बस्ती बात जहाँ है, कहाँ क्या कहते हैं कि कभी कभी यह जगह वीरान हो जाती है, वहाँ यहाँ पे हमें कोई दिखने को नहीं मिलता, और कभी कभार तो मान लो इस पे भीड़ भाड़ हो गई हो, बस्ती आकर बसने लगती हो। क्योंकि मित्रों इनका कोई निश्चिंत नहीं होता। आपने गुजराती में सुना होगा कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपना जो व्यापार है वह अलग अलग प्रदेश में जाकर करते हैं। वहाँ उनका काम खत्म हो गया, वापस वहाँ से निकल देते हैं और जहाँ काम होता है वहाँ बसने लगते हैं। तो इस प्रकार पता नहीं चलता, कभी कोई प्रदेश वीरान हो जाता है तो कभी वह बस्ती में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार पल भर में किसी न किसी बहाने से गुजरे हुए ज़माने से, कभी ऐसा ज़माना होता था जब वहाँ बस्तियाँ रहती होती हो, तो कभी ऐसा ज़माना आ जाता है कि वह वीरान हो जाता हो। दूर खड़े वीराने चश्मे जहाँ हिमानी है, जहाँ पे चश्मे, चश्मे यानी कि मित्रों यहाँ मतलब होगा पानी का स्रोत। पानी का स्रोत जो है वह हिमानी, हिम, बर्फ, पानी में भी बर्फ आ सकती है, इसलिए क्या कहा है कि यहाँ पे पानी के स्रोत, चश्मे जो कैसे हैं, हिमानी है, जहाँ पे हिम कभी भी आ सकता है।
फूल जहाँ रुमानी है, जहाँ पे फूल एकदम मुलायम, रुमानी का मतलब क्या होगा, एकदम मुलायम फूल जहाँ उगते हैं, जहाँ पे हिल हिल कर कहते हैं पत्तों से चांद छुपा है बदली में, और फूल जो है वहाँ हिल हिल कर झूमते झूमते मानो कहते हो कि हमारे पीछे चांद छिपा हुआ है। इतने बड़े बड़े फूल होते हैं, उनके पीछे चांद छिपा हुआ है, ऐसे यह फूल हमें हिल हिल कर नाच नाच कर कहते हैं कि मेरे पीछे बादल में चांद छुपा हुआ है। तो प्रस्तुत पंक्ति में वीरेंद्र मिश्र जी हमें फूल, उनकी सुंदरता, छुपे हुए चांद जो पत्तों से देख रहे हैं, पत्तों के बीच वह चांद छुपा हुआ है, कैसे हिल हिल कर फूल हैं वह हमें बतलाते हैं, जहाँ पे पानी के स्रोत हैं वह हिम वाले हैं, ऐसा हमें वर्णन किया गया है। अब देखते हैं इसके बाद के पंक्ति में वीरेंद्र मिश्र जी क्या कहते हैं। जल में खिली रुबाइयाँ, बजरों की अंगड़ाइयाँ। क्या कहते हैं, जल में खिली रुबाइयाँ। रुबाइयाँ मित्रों आपने सुना होगा, हिंदी साहित्य के अंदर जो 4 पंक्ति के छंद होते हैं उन्हें रुबाइयाँ कहा जाता है। पर यहाँ पे रुबाइयाँ मतलब फूलों की बात है कि जल में जो फूल खिले हुए हैं, बजरों की अंगड़ाइयाँ। बजरों, अगर आया था बजरी, बजरी का मतलब कंकड़, लेकिन यहाँ पे है बजरों। बजरों यानी कि बड़ी बड़ी नावें। नाव जो है वह अंगड़ाइयाँ लेते हैं, चले शिकारे संग में चल दी बागों की परछाइयाँ। और शिकारी का भी मतलब होता है लंबी नाव। जो लंबी नाव होती है उसे शिकार कहते हैं, और जो थोड़ी बड़ी, जिसकी चौड़ाई ज्यादा होती है, ऐसे नाव को कहते हैं बजरू। तो ये आपको याद रखना है। क्या कहते हैं कि जहाँ पे अंगड़ाइयाँ लेते हैं यह लंबे और बड़े नाव, और साथ में चलते हैं बागों की परछाइयाँ। क्या कहना चाहते हैं कि जब कोई नदी हो, उसमें नाव चल रही हो, तो वह नदी जो है उस पर परछाइयाँ पड़ती है। किसकी परछाइयाँ पड़ती हैं, तो कि आजू बाजू की जो कुछ भी वृक्ष हैं, फूल हैं, इनकी परछाइयाँ पड़ती है उस नदी में। विल्हण की प्रेम कथाएं की बात की है। मित्रों, विल्हण का नाम आपने सुना होगा, सोशल साइंस में भी आप जो लिटरेचर पढ़ रहे हैं उसमें विल्हण की बात आती है। विल्हण एक ऐसे कवि जिन्होंने कश्मीर के सौंदर्य के बारे में हिस्ट्री के अंदर लिखा हुआ है। तो जम्मू कश्मीर में विल्हण बहुत प्रसिद्ध कवि रह चुके हैं। जो कोई भी बात करते हैं वो विल्हण की ही बात करते हैं। तो विल्हण की प्रेम कथाएं इतनी फैली हुई है कि कौन कहे गाथा मन की, और किसी की गाथा सुनने का वक्त ही नहीं है। उन्हें सिर्फ विल्हण की ही प्रेम कथाएं सुनाई देती हैं, सुननी अच्छी लगती है, और कोई कथाओं में उन्हें कोई रस नहीं है। झेलम सोई तारों वाले नभ की झील मसहरी में, झेलम नदी की बात की है। वहाँ पे बहती हुई जो झेलम नदी है वह तारों वाले नभ यानी कि तारों वाले आकाश के नीचे सोई हुई है। ऊपर तारों वाले तारे भरे हुए आकाश है, तो नीचे है वह झेलम नदी है जो नभ के नीचे सोई हुई है। झील मसहरी में, मसहरी यानी कि मित्रों मच्छरदानी, यानी कि जो आकाश है, नभ है, उसे मच्छरदानी कहा गया है कि नदी की रक्षा करते हुए मच्छरदानी के रूप में पूरा आकाश है। आकाश के नीचे यह झेलम नदी जो है वह सोई हुई है। तो इस प्रकार प्रस्तुत पंक्ति में हमें फूल कैसे कोमल होते हैं, नाव के बारे में बताया, उसके बाद नदी की परछाइयों के बारे में बताया, विल्हण की कथाओं की बात हुई, और जो तारे वाले नभ है वो किस प्रकार उसके नीचे नदी सोई हुई है, यह हमें प्रस्तुत पंक्ति में जानने को मिलता है। अब देखते हैं इसके बाद के पंक्ति में हमें कवि क्या कहते हैं। अमरनाथ की राहों में, शेषनाग की बाहों में। अमरनाथ जो वहाँ पे गुफा आई हुई है, और शेषनाग जो वहाँ का एक सरोवर है। तो अमरनाथ की गुफाएं, उसकी राहों पे, शेषनाग के सरोवर की बाहों में पश्मीना ध्वज फरह रहा है। पश्मीना जो है मित्र, वह कश्मीर के अंदर बहुत जाना माना ऊनी कपड़ा है। ऊनी होता है वह पश्मीना। तो ध्वज जो है वह ऊन से बना हुआ है, और वह हमारा राष्ट्र ध्वज, हमारा तिरंगा यहाँ पे फरक रहा है, झूल रहा है। हमारा ध्वज जो है वह शान है। कहते हैं कि कश्मीर पे, अमरनाथ की गुफा में, शेषनाग के सरोवर पे हमारा यह ध्वज जो है वह लहरा रहा है। देवदार की छांव में मन जिसका गंभीर है।
देवदार, मित्रों यह भी आपको पता होगा, देवदार के वृक्ष जो होते हैं वह ऐसे हिमाचल और कश्मीर जैसे ठंडे प्रदेश जो होते हैं वहीं पे यह उगते हैं। तो यहाँ पर भी देवदार की बात हुई कि देवदार के वृक्षों के छांव में जिनका मन गंभीर हो जाता है वह अपना कश्मीर है। हमारा कश्मीर ऐसा है जहाँ पे अमरनाथ है, शेषनाग जैसे सरोवर है और साथ में देवदार के वृक्ष हैं। यहाँ पे जाते हमारा मन गंभीर हो जाता है, शांत हो जाता है, ऐसा यह हमारा कश्मीर है। और क्या कहते हैं कि दाग लगे ना देखो भारत की बर्फीली पगड़ी में, इसे पगड़ी कहा गया है। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें तो मैप के अंदर, नक्शे के अंदर हमारा कश्मीर है वह सर्वोच्च स्थान पे आता है, सबसे पहले आता है, इसलिए उसे भारत की पगड़ी यहाँ पे मिश्र जी ने कहा है कि हमारे इस भारत की पगड़ी पे कोई दाग ना लगे। कोई दाग ना लगे मतलब कि मित्रों कोई दुश्मन देश है वह इन पर अपनी नजर ना टटोरे, उन्हें ना छेड़े। यह बात कहती है कि दाग ना लगे, यानी कि कोई दुश्मन देश आक्रमण ना करे हमारे कश्मीर पे, हमारी पगड़ी पे कोई दाग ना लगे। और फिर से वही, चलो फूलों की घाटी में नावों की नगरी में, चलो चलते हैं वह फूलों की नगरी, घाटों की नगरी, जहाँ पे खीन प्रदेश में फूल का सौंदर्य बिछा हुआ है, जहाँ पे नाव है वह बिखरे हुए हैं, जिसे नावों की नगरी कहते हैं। चलो ऐसे कश्मीर में चलते हैं।